नमस्कार साथियों, द इंग्लिश मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हमने जो वीडियो बनाया वो बोर्ड क्लास 12वीं को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिसके अंदर हम टॉपिक लेके आए हैं पोइम। तो हम बात करेंगे पोइम में। सबसे पहले हमारी जो पोइम है द माई मदर एट 66, मेरी माता 66 वर्ष की, और उसके बाद में कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन तीनों पोइमों की हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करेंगे। आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है 6 नंबर का, और एक प्रश्न ऐसा बनता है कि दीज स्तंजाज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, यानी दिया गया जो स्तंजा है उसकी हमें क्या करना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताना है। तो हम उसी के बेस्ट पर ये वीडियो बना के लेके आए हैं, और आप अंततः इस वीडियो के अंततः बने रहें और अपने 6 नंबर पक्के करें बोर्ड क्लास के अंदर। तो आइए हम बात करते हैं पोइम। पहली पोइम है माई मदर एट 66। इसके हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जानते हैं। सबसे पहले हम रेफरेंस की बात करते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई पोइट कमला दास, यानी इस पोइम, ये जो पंक्तियां हैं, उधर जो पंक्तियां हैं, ली गई है किससे? माई मदर एट 66 पोइम से ली गई है। कंपोज्ड बाई पोइट यानी किसके द्वारा लिखी गई है? ये कंपोज्ड का मतलब होता है लिखित, यानी लिखी गई है। पोइट यानी कवि। कवि का नाम क्या है? कमला दास। और मैं आपको बता दूं कि सभी पोइम के अंदर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस है वो सभी पोइम के अंदर क्या रहेगी? सेम रहेगी। केवल उसके अंदर हम चेंज करेंगे पोइम का नाम और पोइट का नाम। तो आप ये लाइनें हैं वो रट लें। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं, देखते हैं। इट पेट्रियोर इज द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ एंड हाउ एवरीबडी ग्रो ओल्ड एंड फेसेस वेरियस सिचुएशंस दैट लाइफ थ्रो एट देम। यानी ये कहते हैं कि हम किस प्रकार से व्यक्ति है वो अलग अलग स्टेज यानी अलग अलग स्तरों के अंदर बदलाव कर लेता है। एंड हाउ एवरीबडी ग्रो ओल्ड एंड फेसेस, यानी कोई व्यक्ति जवान होने के बाद में किस प्रकार बूढ़ी अवस्था के अंदर ढल जाता है, पता ही नहीं चलता। सिचुएशंस दैट लाइफ थ्रोज एट देम, और ये जीवन के अंदर क्या है, होता रहता है, और किसी भी व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाता कि कब हम जवान हुए और कब हम बूढ़े हुए। तो ये क्या है? ये एक सिचुएशन है। आइए हम एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं, व्याख्या के बारे में। ये था संदर्भ और रेफरेंस था, और हम एक्सप्लेन के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी अकॉर्डिंग टू पोइट, कवि के अनुसार, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी अब मैं अपनी माता पिता के साथ में, पेरेंट्स के साथ क्या कर रही थी, वो अपनी माता के साथ यात्रा कर रही थी, कवियत्री है वो। होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को वो क्या कर रही थी? होम से, घर से जा रही थी सुबह कोचिन एयरपोर्ट। आई सा माई मदर, यानी मैंने मेरी माता की ओर देखा। बी साइड में डज ओपन लाइक दैट ओप विद पेयर दैट सी माउथेड हर फेस एस एन corpus and realized with fear that she was as old as she looked out at young trees speaking to merry children spelling out of their homes but after the airport security check standing a few yards away। यानी वो कवियत्री कहती है कि मैं मेरी माता के दूसरी ओर बैठी थी, और जिस प्रकार के व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो किसी वाहन के अंदर जब वो यात्रा करता है तो उसको थोड़ी देर के लिए क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। तो उसी प्रकार कवियत्री की माता को भी क्या हो जाता है? नींद आ जाता है। सी माउथड ओपन्स, यानी उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था वो क्या था? मुंह था वो थोड़ा खुला था। फॉर हर फेस एसेंस, एसेन का मतलब होता है राख के समान काला पड़ जाना, यानी जब वो महिला बूढ़ी हुई, कवियत्री की माता, तो उसका चेहरा था वो राख के समान क्या था? काला पड़ गया था, और वो समझ गई थी कि ये एक दुखों का पहाड़ टूटना शुरू हो चुका है। तो आगे हम बात करते हैं। सी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्पिरिटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, यानी जब वो क्या करती है, इन सब दुखों से दूर होकर, मतलब खिड़की से बाहर जब देखती है, तो वो देखती है कि कुछ जो यंग ट्रीज, यानी जो अभी अभी क्या है, लहराते हुए जो पेड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, यानी जब हम गाड़ी के अंदर यात्रा करते हैं तो जैसे हम खिड़की से बाहर देखते हैं, और गाड़ी जब तेज रफ्तार के अंदर चलती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें पीछे छूट रही है। उसके बाद में कवियत्री कहती है होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, यानी अभी फाइनली है वो कवियत्री एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यानी जब वह चेकिंग होने के बाद में क्या करती है? कुछ कदम बढ़ाती है, कुछ कदम चलती है
I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old familiar as my childhood fear, but all I said was see you soon. यानी वो कुछ कदम चलने के बाद में दोबारा से फिर मुड़कर देखती है तो उसका चेहरा, जो उसकी मम्मी का जो चेहरा था, वो काला पड़ चुका था और वो उसकी सौंदर्यता जैसे जवानी के अंदर थी वैसी सौंदर्यता नहीं है। और ये कह रही है कि लेट विंटर मून, यानी जब क्या होता है, विंटर यानी सर्दियों का समय होता है, मून चंद्रमा जब देरी से निकलता है या निकलने के बाद में भी दिखाई नहीं देता है, उसके समान क्या हो चुका है, उसकी मम्मी का चेहरा है वो हो चुका है। आई सेड वाज सी यू सून, मैंने जल्दी उनको कहा, और अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसकी माता थी वो क्या कर रही थी, स्माइल, मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये थी हमारी पहली पोएम की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये आप रट लें और परीक्षा के अंदर अपने 6 नंबर पूरे करें। उसके बाद हम बात करते हैं कीपिंग क्वाइट की, यानी कीपिंग क्वाइट कविता है वो हमें क्या सिखाती है। तो रेफरेंस इसका सबसे पहले, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट और कंपोज्ड बाय पोइट पेब्लो नेरुंडा, यानी ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई है, कीपिंग क्वाइट से ली गई है। कंपोज्ड, इसका निर्माण किया है यानी इसको लिखा है किसने, पेब्लो नेरुंडा ने लिखा है। ठीक है, तो आप रेफरेंस की जो लाइनें हैं वो रट लें और केवल कविता और कवि का नाम आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, संदर्भ में। द पोइट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग क्वाइट एंड इनएक्टिव फॉर ए मोमेंट एज डज द अर्थ इन ऑटमन ऑफ फॉर इट्स रिजुवेनेसेंस, यानी कवि कहता है कि किस प्रकार व्यक्ति के जीवन के अंदर दबाव बढ़ता जाता है और वो किस प्रकार अनएक्टिव हो जाता है कुछ क्षणों के लिए, उसी प्रकार हमें क्या करती है, जिस प्रकार पृथ्वी अपने खुद के परमाणु के लिए क्या करती है, कक्षा तल में संदर्भ में करती है, उसी प्रकार वो हमें कवि बता रहा है कि व्यक्ति क्या करना चाहिए, हमेशा की तरह एकदम शांतपूर्ण रहना चाहिए। आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है इसका, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस, यानी अकॉर्डिंग, कवि के अनुसार ये है कि हम सब क्या करेंगे, 12 तक गिनती गिनेंगे और उसके बाद में सारे क्या हो जाएंगे, कीप स्टिल यानी चुप, शांत हो जाएंगे एक बार के लिए। ऑफ द अर्थ लेट्स नोट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप, यानी हर कोई व्यक्ति कोई भी बात नहीं करेगा किसी भी लैंग्वेज के अंदर, एनी लैंग्वेज यानी कोई भी भाषा के अंदर बात नहीं करेगा, लेट्स स्टॉप, और बिल्कुल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये कवि ये कहना चाहता है कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं और घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं, यानी ये सब पूरा होने के बाद में एक बार क्या हो जाते हैं, सारे व्यक्ति स्थिर हो जाते हैं, और जब स्थिर हो जाएंगे तो वो पृथ्वी का जो मंजर है वो देखने लायक होगा। फॉर ए सेकेंड एंड नोट मोर आवर आर्म सो मच, यानी किसी भी एक सेकेंड के लिए भी, यानी एक क्षण के लिए भी कोई अपनी आर्म्स यानी भुजाओं का प्रयोग नहीं करेगा। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट ट्रस विदाउट इंजन्स, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी इंजन्स यानी कोई भी गाड़ियां या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का कार्य नहीं करेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजरनेस, यानी हम सारे एक साथ अचानक से क्या हो जाएंगे, जो अजनबी थे वो अचानक से एक साथ हो जाएंगे। टुगेदर का मतलब एक साथ होता है, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, जो हमारे अनजान जो व्यक्ति थे वो हम सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। दिस इज एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस एंड साइलेंस, यानी ये कविता हमें ये समझाती है कि व्यक्ति के अंदर आत्मचिंतन करने पर किस प्रकार शांति प्राप्त होती है, उसके बारे में हमें बताती है। फर्दर मोर देन टू कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, मोरोवर दे कैन आल्सो transform the face of the earth. The poet says that self introspections and silence do not take much time to look within, यानी कवि ये कहना चाहता है कि अगर हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमारे लिए हमें यानी मन की शांति प्राप्त करने के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये थी हमारी पोइम नंबर 2 जो कि कीपिंग क्वाइट थी, और उसके बारे में हमने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जान लिया। और आप सभी भी ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन याद कर लें ताकि आपको 6 नंबर परीक्षा के अंदर मिल सकें। पोइम नंबर 4, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य के बारे में ये कविता है वो हमें परिचित करवाती है। तो आइए हम बात करते हैं रेफरेंस की। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, यानी ये जो कविता ली गई है वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, और उसके बाद में कंपोज्ड बाय पोइट, यानी इसका लिखित कवि है वो है जॉन कीट्स, यानी किसने लिखा है इसको, जॉन कीट्स ने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट है, इन दीज लाइन्स द पोइट एक्सप्लेनेशन द एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स
ऑन अस, यानी इन पंक्तियों के अंदर कवि क्या करता है, पूरी पृथ्वी पर जो ब्यूटीफुल थिंग्स यानी जो सारी महत्वपूर्ण सौंदर्यवान जो चीज़ें हैं उनके बारे में क्या करता है, हमें बताता है। Explanation: In these stanzas, the poet makes a comparison between the pleasure derived from the objects of beauty and the pride that we experience after reading heroic tales of brave heroes. यानी पूर्ण स्तंजा के अंदर हमें ये प्राप्त होता है, हमें ये बताता है कंपैरिजन के अंदर कि इनके दौरान जो होने वाली जो सारी जो ऑब्जेक्ट्स, जो सारी वस्तुएं हैं जो इस पृथ्वी पर है, और जो वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, जो सारी की सारी सौंदर्यवान है, वो सारी वस्तुएं हमारी हमें क्या बताती है, सौंदर्य बताती है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि आपको जो पोएम्स की रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो करवाई है वो आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर लें, और जो 2 पोएम हमारी बची है वो हम दूसरे वीडियो के थ्रू लेके आएंगे, और आराम से आपके लिए एकदम सरलतम तरीके से मैंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बताया है, और आप याद कर लें ताकि आपके 6 नंबर हैं वो परीक्षा के अंदर पक्के हों। और इन कविताओं को लिखने की शैली भी यही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है। रेफरेंस लिख लिया पहली लाइन के अंदर, उसको खाली छोड़ दिया, दूसरी लाइन से स्टार्ट किया, और उसके बाद में ये सेम के सेम इतनी लाइनें सेम रहेगी। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, और उसके बाद पोइम का नाम, और उसके बाद में कंपोज्ड बाय पोइट, और आगे कवि का नाम। यानी ये हर पोइम के अंदर क्या रहेगी, रेफरेंस है वो सेम रहेगी। तो आप ध्यान रखें और अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके या अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाकर परीक्षा से पहले इन सभी पोइमों को तैयार कर लें, ताकि आप आराम से अच्छे अंकों के साथ में पास हो, और जो आपके 6 नंबर का जो प्रश्न जो आता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का, वो आप आराम से कर पाएँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।